वो नहायत नरमी से उसके होठों के किनारों से खून साफ करने लगी। आमन ने अपने दिल की दुनिया में हलचल मचती पाई थी। वो चुलबुली गुड़िया इस कदर नजदीक थी कि उसकी गर्म सांसें वो अपनी थोड़ी और होठों पर महसूस कर रहा था। उसकी बिलोरी आंखों पर सजी घनी पलकें किस कदर अट्रैक्टिव हैं, ये इस लम्हे एहसास हुआ था उसे। उसके गुलाबी पतले होंठ खुद पर से निगाह हटाने की इजाजत नहीं दे रहे थे आमन को। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइवा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नॉवेल वफाए यार की किस्त नंबर 16 लेकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कैसे मुमकिन था कि फ़हीम बख्श अदालत ना लगाए। वो फ़ौरन ही इब्राहिम बख्श के पास किसी बच्चे की तरह आमन की शिकायत लेकर पहुंच गया था। इब्राहिम बख्श को यकीन न आया कि आमन इस कदर जारहानापन पर भी उतर सकता है कि अपने चाचा का गला ही पकड़ ले। दूसरी जानिब आमन अपना सर पकड़े बैठा था। उसके दिमाग की रगें अभी भी तनी हुई थी। पानी लाकर दो, आफिया ने उसे सोफे पर सर पकड़े बैठा देख फिक्रमंद पानी लाकर दूं? आफिया ने उसे सोफे पर सर पकड़े बैठा देख फिक्रमंदी से पूछा। मैं पागल हो गया हूँ शायद। आफिया की जानिब देख वो खूबरू नौजवान गंभीर लहजे में बोला। उसकी आंखें सुर्ख डोरों से सजी थीं। मतलब? वो नासमझी से पूछ उठी। मतलब मैं लड़ाई छेड़ आया हूँ, ऐसी लड़ाई मतलब मैं लड़ाई छेड़ आया हूँ, ऐसी लड़ाई जिसका अंजाम खून खराबे के सिवा कुछ न होगा। क्या वो नहीं जानता था किस कदर हंगामा बरपा होने वाला है अब? उसने एक गहरा सांस लिया, फिर अपनी रोशन और चौड़ी पेशानी मसलने लगा। उसे पेशानी मसलता देख वो आहिस्तगी से उसके बराबर में बैठी। वो अक्सर आमन के बराबर में बैठ जाया करती थी। उसके काम करना अब इस कमसिन उम्र लड़की को अच्छा लगने लगा था। आमन भी उसे रोकता टोकता नहीं था, बस कमरे से बाहर जाने के अलावा उसे हर चीज़ की आज़ादी थी। वो आमन की हर चीज़ ऐसे इस्तेमाल कर लेती थी जैसे इसी की चीज़ हो। इस लम्हे वो सिर्फ इस हसीन व दूधिया रंगत के मालिक नौजवान को तक रही थी जिसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां उसकी पेशानी पर थीं, और वो खासा परेशान नजर आ रहा था। न जाने क्या होता जा रहा था इसे, बस दिल बहाने ढूंढने लगा था उसके पास जाने के, उसके करीब रहने के। अगर दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं? उसने खासा लचकदार अंदाज में इस्तफसार किया। अभी आमन कुछ कहता इससे कबल ही दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं देखती हूँ। वो उठने लगी तो आमन ने फौरन कलाई थाम ली। उसके अलावा उसकी कलाई थामते ही आफिया ने मुड़कर उसे देखा। उसके गोरे हाथ आफिया की सांवली रंगत पर अलग ही चमक रहे थे। अपने जिस्म में उसके छूते ही बिजली सी दौड़ती महसूस की उसने। मेरा ही बुलावा आया होगा। वो एक गहरी सांस भरता तेजी से खड़े हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो बखूबी वाकिफ था क्या तूफान बरपा होने वाला है, मगर सोच लिया था अब जब इतना आगे बढ़ ही गया है तो पीछे नहीं हटेगा, चाहे खून खराबा ही क्यों ना हो जाए। हमेशा से दिमाग से काम लेता आया था वो, मगर आज ना जाने कैसे वो अपने हवास खो बैठा, कैसे अपने ही चाचा के रूबरू खड़ा हो गया। न सिर्फ खड़ा हुआ, उनका गला तक पकड़ लिया। वो लड़की न जाने और क्या क्या करवाएगी उससे, वो यही सोचते हुए दरवाज़ा खोल रहा था। बाबा आपको बुला रहे हैं। मर्दों की महफिल लगी हुई है, सब बहुत गजबनाक हुए बैठे हैं। मुलाजिमा ने इसे फिक्रमंद लहजे में हालात से आगाह किया था। उसने इस बात में सर हिलाया। वो सिर्फ हवेली के मेंबर्स का ही नहीं बल्कि गांव के लोगों और मुलाजमीन का भी बड़ा लाडला था। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह उसका नेक सलूक था। ठीक है आमन, क्या किया है तुमने? फ़हीम क्यों इतना गुस्सा हो रहा है तुम पर? कह रहा है तुमने गला पकड़ा है इसका। अभी वो कमरे से बाहर निकला ही था कि रानी बेगम फ़ौरन ही उसकी जानिब आई थी। वो बहुत परेशान नज़र आ रही थी और सिर्फ इनका ही नहीं बाकी हवेली की औरतों का भी यही हाल था। शाहीन बेगम भी फ़ौरन उसकी जानिब आई थी। आमन माफ़ी मांग लेना, वो आहिस्तगी से हाकिमाना अंदाज में बोली। वो फ़हीम की सारी बातें सुनकर ही आमन के पास दौड़ी आई थी। उन्हें डर था बात बढ़ जाएगी अगर आमन ने माफ़ी ना मांगी। उसने कोई जवाब न दिया। उनकी बात सुनकर भी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। शाहीन बेगम को उसका जवाब ना देना खटके में डाल गया था। आया वो माफ़ी मांगने वाला है भी या नहीं? अगर उसने माफ़ी ना मांगी तो बात किस कदर बढ़ सकती है वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो इब्राहिम बख्श के कमरे में पहुंचा तो वहां शाहमीर के अलावा हवेली के सारे मर्द हजरात पहले से मौजूद थे। सिर्फ उसी का इंतज़ार हो रहा था। फ़हीम बख्श का चेहरा गज़बनाक हद तक सुर्ख हो रहा था। आमन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने अपने चाचा का हाथ रोका? और अभी इब्राहिम बख्श सोफे पर शाहाना अंदाज में गुस्से से भरे बैठे पूछ ही रहे थे कि वो तेज़ी से बोला, हाँ मैंने किया। मैं सिर्फ इन्हें थोड़ी शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी जवान बेटी पर हाथ ना उठाएं, मगर चाचा ना माने तो गुस्से में मेरा हाथ उनके गले तक पहुँच गया।
اس نے فہیم بخش کو دیکھتے اپنی بات نڈر لہجے میں کہی تو فہیم بخش آگ بگولا ہو کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ شہروز و احسن بخش نے فوراً روکا تھا اسے، مگر وہ قابو نہیں آ رہا تھا۔ آمن، تمہیں کس نے اجازت دی فہیم اور اس کی بیٹی کے معاملات میں بیچ میں دخل دینے کی؟ ابراہیم بخش اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب دیکھ غضبناک انداز میں پوچھنے لگے۔ میرے دل نے نہایت مختصر لفظوں میں مکمل بات کہہ دی تھی اس لڑکے نے۔ آمن، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ فیض بخش فوراً ہی اس کا بازو جھنجھوڑ کر دھاڑا تھا۔ اپنے دادا کے سامنے زبان چلانے کی اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تھی؟ کیا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا وہ؟ آمن، ابراہیم بخش غصیلے لہجے میں چنگھاڑے، دادا میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، میں نے بس وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، اور آپ چاچا کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ زونی جانور نہیں ہے، انسان ہے، ان کی بیٹی، اسے ہر وقت جانوروں کی طرح مارنے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ؟ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ نمایاں تھا۔ ابراہیم بخش تو صرف اس کے ہاتھ دیکھ رہے تھے جنہیں وہ مضبوطی سے بھینچے کھڑا تھا، جیسے اپنا غصہ قابو کر رہا ہو۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے ماروں پیٹوں زندہ جلاؤں، تو کون ہوتا ہے ہمارے بیچ میں بولنے والا؟ فہیم بخش غصے سے آگ بگولا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ مانا وہ تمہاری بیٹی ہے مگر میری محبت ہے، ایسے کیسے تم مارو گے، پیٹو گے اور جلا دو گے؟ فہیم بخش کے جملے اس کے غصے کو کسی اور ہی لیول پر پہنچا گئے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کسی کا لحاظ نہ رکھا، اس کی آنکھیں فہیم کو جلا دینے کی حد تک انگارے برسا رہی تھی۔ وہ فہیم کی طرح غصے سے بھپر کر گریبان تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنی جگہ منجمد کھڑا تھا نڈر انداز میں کہ یہی کھڑا ہوں، آؤ جس نے آنا ہے۔ اس کی شخصیت کا رعب و دبدبہ ہی کچھ اور تھا اس لمحے۔ اگر آج زونی دیکھ لیتی کہ وہ کس طرح اس کے لیے لڑ رہا ہے سب سے، تو یقیناً اپنے سارے پرانے گلے شکوے بھول جاتی۔ اس کے ادا کیے جملے سب پر ایٹم بم کی طرح گرے تھے۔ اس بار فہیم نہیں، شہروز اس کے گریبان تک آیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری مانگ پر نظر رکھنے کی؟ تو جس بات کا ڈر تھا وہ سامنے آ ہی گئی تھی۔ ابراہیم بخش سکتے میں کھڑے اپنے دونوں پوتوں کو دست و گریباں ہوتا دیکھ رہے تھے۔ مانگ؟ آمن نے خاصا طنزیہ مسکراتے یہ لفظ دہرایا تھا، گویا جیسے مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا۔ وہ چاہتا تو شہروز کو اسی لمحے لٹا کر مارنا شروع کر دیتا۔ آخر اس نے ہمت بھی کیسے کی اس کے گریبان تک ہاتھ لانے کی؟ مگر وہ اپنی بات کہنا چاہتا تھا، وہ بھی تحمل سے، اس لیے چھوڑ دیا اسے۔ آمن کا زونی کے لیے محبت کا اظہار کرنا اس کی منگنی کو خطرے میں ڈال گیا تھا۔ وہ کیسے خاموش ہو کر ایک سائڈ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے مارے تیش کے اپنی پوری جان لگا کے آمن کے چہرے پر مکہ رسید کیا تھا۔ اگلے ہی پل مکے کے نتیجے میں آمن کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کا مکہ مارنا آمن کے ضبط کو آزمانے کے مترادف تھا۔ ابھی وہ دوسرا مکہ مار ہی رہا تھا کہ آمن نے اس کا مکہ بنی مٹھی ہوا میں پکڑ لی۔ شہروز طاقت لگانے کے باوجود بھی اس سے اپنی مٹھی نہیں چھڑوا پا رہا تھا۔ بچے، میرا ضبط نہ آزماؤ، اگر دوبارہ جرت کی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی تو انہیں زندگی بھر اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ صرف اپنی بات کہنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر بات بڑھی تو مزید خراب ہوگی، اور وہ بات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر تب جب یہ بات اس چلبلی گڑیا سے متعلق تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زونی کی زندگی میں اس کی وجہ سے مزید کوئی مشکلات پیدا ہوں۔ شہروز کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دینے والی نگاہوں سے تکتے ایک بار پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ شہروز، پیچھے ہٹو، ابھی فیصلہ کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ابراہیم بخش شہروز کو بھپرے شیر کی طرح دوبارہ آمن پر جھپٹتا دیکھ طیش کے عالم میں چیخے۔ شہروز ان کی آواز سنتے ہی پیچھے ہٹا تھا۔ تو امی ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے منگنی کی جگہ شادی پر زور دینا چاہیے تھا۔ اس آمن کی نیت زونی کی جائیداد پر خراب ہو گئی ہے، لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ یہ بڑا ہے اور مجھ سے ہر معاملے میں زیادہ طاقتور ہے تو یہ آسانی سے زونی کو مجھ سے چھین لے گا، تو پھر یہ ابھی جانتا نہیں ہے مجھے۔ شہروز کھا جانے والی نگاہ سے آمن کو تکنے لگا تھا۔ وہ پکا ارادہ کر چکا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے زونی اسے نہیں دے گا۔ آمن، تم شاید رشتوں کا لحاظ بھی بھول گئے ہو۔ شہروز تمہارا چچا زاد بھائی ہے، زونی اس کی مانگ ہے، تم بھلا کیسے اسے اپنی محبت کہہ سکتے ہو، وہ بھی اس سب کے سامنے بے شرمی سے؟ احسن بخش فوراً ہی آمن پر بگڑے تھے جو انہیں اپنے بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شہروز کی شادی اگر زونی سے ہو جائے گی تو یقیناً شہروز کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، اور ایک باپ کیا چاہتا ہے بھلا؟ بے شرمی کی کیا بات ہے اس میں چاچا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے، کوئی بھگا کر لے جانے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں جو شرماؤں گا۔ اس کی جرت پر ابراہیم بخش اور وہاں موجود تمام ہی مرد حضرات دانت پیس رہے تھے۔ اگر تمہیں اتنی ہی پسند تھی تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم بخش غصے سے دھاڑے۔
तब मुझे एहसास नहीं था। फैज़ बख्श। आमन का बाप का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले जब वो और उसकी माँ कह कह कर थक गए कि जोनी से मंगनी कर लो। तब इस लड़के ने एक ना सुनी और आज जब उसकी मंगनी हो गई थी तो मोहब्बत का नारा लगाकर धड़ल्ले से लड़ने खड़ा हो गया था। उसका दिया सादा सा जवाब शहरोज के तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी था। माना वो लड़की इसकी मोहब्बत ना थी मगर इसकी होने वाली बीवी तो थी। उसकी गैरत अपनी मंगेतर के तौर पर कबूल कर चुका था उसे। उसके नज़दीक आमन ख्वामख़्वाह ही बीच में अड़ रहा था अब। आमन, तुम मेरे बड़े पोते हो, मेरा गुरूर तुमसे मुझे इस अहमकाना हरकत की उम्मीद ना थी। जोनी की मंगनी हो चुकी है और हमारी रजामंदी से हुई है, इसलिए अगर तुम्हारी अंदर अब कोई नया एहसास जाग भी रहा है तो उसे अपने अंदर ही सुला दो। अपने दादा के कहे जुमले इस हसीन नौजवान को अपने दिल पर भारी होते महसूस हुए। ये मुमकिन नहीं अब, वो भी इन्हीं का पोता था। जितनी सख्ती से हुक्म सादिर किया गया था उतनी ही सख्ती से हुक्म रद्द किया गया। अगले ही पल एक जोरदार तमाचे की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। इब्राहिम बख्श चौधरी ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था आज। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा शख्स उनका पोता आमन बख्श है, जो हर लिहाज व शर्म को पीछे धकेल कर आंधी तूफान की तरह उनके सामने आन खड़ा हुआ है। उसकी आंखों में कोई शर्म ना थी ना कोई लिहाज। इब्राहिम बख्श उसकी आंखों में बगावत के शोले उभरते देख रहे थे। बात थप्पड़ की नहीं थी, बात पीछे हट जाने की थी और वो पीछे हटने वाला नहीं था। इब्राहिम बख्श एक कदम खुद ही पीछे हुए। अब्बा, मैं इसे समझाता हूँ, आप ठंडे रहें। आमन का बाप फौरन ही आगे आया था। समझा दो इसे अच्छी तरह, इब्राहिम बख्श बपर कर कहते कमरे से निकल गए। उन्हें अपनी इज्जत बड़ी प्यारी थी और आमन, वो लड़का तो आंखों में आ रहा था आज। अपने चाचा जात की मांग पर नजर रखते हुए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एहसन बख्श दांत पीसते हुए कहकर शहरोज को वहां से लेकर चले गए। मैं अपनी बेटी जिंदा दफना दूंगा मगर तुझसे कभी नहीं बियाऊंगा, समझा? फ़हीम बख्श कतई लहजे में बोला था। इस लम्हे सिवाय जहर के वो कुछ नहीं उगल रहा था आमन के लिए। सबके कमरे से जाते ही फैज़ बख्श अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे। तुम्हें जोनी पसंद आ गई थी तो हमें बताते, फ़हीम का गिरेबान जाकर पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? फैज़ बख्श की हालत तो कुछ ऐसी ही थी कि ना आराम से खड़ा हुआ जा रहा था और ना बैठा जा रहा था। वो खड़े होकर उस पर फिर चीखे। वो समझती है कि सिर्फ शाहमीर उसके लिए स्टैंड लेता है। मैं नहीं लेता और मैं नहीं चाहता था वो ऐसा सोचे। वो लड़का बहुत सादगी से अपने दिल में मची जलन को बयान कर गया था। तो सिर्फ जोनी को ये दिखाने के लिए कि तुम उसके लिए स्टैंड ले रहे हो, तुम पूरे ख़ानदान से लड़ गए। फैज़ बख्श का अपने बेटे की अकल पर मातम करने का दिल किया था इस लम्हे। वो तो दिमाग से काम लेने वाला बंदा था। ये सब क्या करता फिर रहा था वो? मोहब्बत ने अकल पर पत्थर डाल दिए थे क्या उसकी? तुम जोनी को बचाने के चक्कर में हमें क्यों मरवा रहे हो? फैज़ बख्श बेबसी की इंतहा को पहुंचे हुए थे। क्या करें अपने जवान बेटे का? मैं उसे नहीं बचा रहा, वो खुद काफ़ी है अपने बाप से लड़ने के लिए, नहायत लापरवाही से कहा। तो फिर? वो उलझे। अगर उसे बचा नहीं रहा तो फिर क्यों किया उसने ये सब? मैं सिर्फ स्टैंड ले रहा था, जो वो चाहती है मैं लूँ, नरमी से जवाब दिया। यानी अगर कल को मैं उसे मारने के लिए खड़ा हूँ तो तुम मेरे गिरेबान तक भी आ जाओगे क्योंकि वो चाहती है कि तुम स्टैंड लो? वो खासा जज्बज होकर पूछ रहे थे। आप भला क्यों अपनी इकलौती बहू पर हाथ उठाने लगे? यानी तुम आ जाओगे? वो दांत पीसते बेयकीनी से फिर पूछने लगे। बताया तो है वो अकेले ही काफ़ी है लड़ने के लिए। चाचा तो बाप है, इसलिए लिहाज कर जाती है। अपने ससुर का लिहाज करेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं। वो मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता था, इसलिए कहता हुआ मुस्कुरा कर वहाँ से चल दिया। उसकी मुस्कुराहट में वार्निंग नुमाया थी। अगला सीन, वो अपनी माँ के साथ सो रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। इस वक्त कौन आ गया? हवेली में बरपा तमाशे से लाइल्म थी वो लड़की। दरवाज़ा खोलते ही सामने आमन को खड़ा पाया। वो हैरान हुई थी उसके अचानक आने पर। खून? क्या हुआ है? ये खून कैसे निकला? उसकी निगाह सबसे पहले आमन के होंठों पर गई थी, जिससे खून अभी भी हल्का सा रिस रहा था। अंदर नहीं आने दोगी? इस खूबरू नौजवान के सवाल करते ही जोनी ने तेज़ी से रास्ता छोड़ा था। वो हर बार की तरह काले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस था। उसकी लंबी चौड़ी जिसामत के सबब जोनी मुकम्मल उसके रास्ते से हटी थी। तब जाकर वो अंदर दाखिल हुआ था। वो खुद ही अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। चाची की तबीयत कैसी है अब? उसने सामने बेड पर सोती अपनी चाची को देखकर पूछा। वो बखूबी वाकिफ था कि जोनी के लिए उसकी माँ किस कदर अहमियत की हामिल है। अच्छी नहीं है, बस रोए चली जा रही थी, दवाई देकर सुलाया है मैंने। जोनी बहुत रंजीदा सी नजर आ रही थी। कांटे नहीं लगे हुए मेरे अंदर, वो अचानक बोला तो जोनी उलझकर उसकी जानिब देखने लगी। हाँ, नासमझी से, बैठ जाओ। वो अपने बराबर सोफे पर हाथ मारते हुए बोला। पहले ये खून साफ कर देती हूँ। वो तो इजी से कहकर फर्स्ट एड बॉक्स लाई थी। उसके बराबर में बैठकर रुई में पायोडीन लगाई, फिर उसके आगे पायोडीन वाली रुई बढ़ा दी। तुम नहीं लगा सकती? उसने रुई ना पकड़ी बल्कि उम्मीद भरी निगाह से उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगा।
लगा सकती हूँ। वो फ़ौरन मुस्कुरा कर बोली और आहिस्तगी से नज़दीक आई। इस लड़की की नज़दीकी उससे कहीं ज़्यादा आमन ने महसूस की थी। वो निहायत नरमी से उसके होंठों के किनारों से खून साफ़ करने लगी। आमन ने अपने दिल की दुनिया में हलचल मचती पाई थी। वो चुलबुली गुड़िया इस कदर नज़दीक थी कि उसकी गर्म सांसें वो अपनी थोड़ी और होंठों पर महसूस कर रहा था। उसकी बिलोरी आंखों पर सजी घनी पलकें किस कदर अट्रैक्टिव हैं ये इस लम्हे एहसास हुआ था उसे। उसके गुलाबी पतले होंठ खुद पर से निगाह हटाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे आमन को। कमरे में सिवाय इन दोनों की दिल की धड़कनों और सांसों की आवाज़ों के मुकम्मल खामोशी तारी थी। इब्लीस ने किया ये? वो आहिस्तगी से पूछने लगी। वो लड़की अपने बाप को इब्लीस बुलाती थी। नहीं, उसके भतीजे ने। आमन पहली बार इसी की तर्ज में बोला था तो वो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी। दोनों की नज़रें मिलीं। इस हसीन लड़के की नज़दीकी जोनी पर असरअंदाज ना हो ये कैसे मुमकिन? इस बार आमन ने नहीं, जोनी ने नज़र चुराई थी। क्यों? वो खून साफ करके आहिस्तगी से दूर हटते हुए पूछने लगी। दफ़ा करो। क्या करोगी जानकर? मुकाबिल लापरवाही से बोला। उसकी बात सुन वो भी लापरवाही से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ी हुई। वो बखूबी जानती थी फ़हीम का गिरेबान पकड़ने की सज़ा है ये, इसलिए ज़्यादा कुरेदा नहीं। मुझसे शादी करोगी? अभी वो एक कदम ही चली थी कि मुकाबिल ने तेज़ी से पूछा। हाँ? पहले शौक के मारे उसे देखा, फिर अगले ही लम्हे बेसाख्ता मुस्कुरा दी। काले बिल्ले अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, वो खासा मज़े का ख़ेज़ अंदाज में बोली। मैं वाकई प्रपोज़ कर रहा हूँ। उसके रूबरू खड़े होकर संजीदगी से गोया हुआ। और मैं वाकई रिजेक्ट कर रही हूँ। मुकाबिल भी उसी के तर्ज में दूबदू जवाब देने लगी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। उसका नाजुक बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींच खुद से करीब करते आंखों में आंखें डाल जताते हुए गंभीर लहजे में कहा, पर मैं हूँ। वो फिर मुस्कुरा कर बोली, जोनी प्लीज़, सबसे लड़कर आ रहा हूँ तुम्हारे खातिर। उसका मुस्कुराना जैसे जले पर नमक छिड़कने जैसा लगा। उसका बाजू झंझोड़ते हुए मामलात की नज़ाकत का एहसास दिलाने की कोशिश की। मैंने नहीं कहा लड़ो, तुम खुद कूदे हो बीच में। निहायत लापरवाही व बेनियाजी जाहिर करने लगी थी वो लड़की। आमन की समझ ना आया कि वो कैसे इतनी बेनियाज बन सकती है। बस करो वरना खो दोगी मुझे, आमन खासा जताते हुए कहने लगा। उसका लहजा टूटा हुआ था। जिसके लिए वो सबसे लड़कर आया था वो तो बीच रास्ते में बेनियाज से हाथ छुड़ाकर चल दी थी। मैंने पाने की कभी चाह ही नहीं की। मुकाबिल खड़ी वो लड़की पत्थर का दिल लिए हुए हो जैसे। आमन उसकी बेमुरव्वती और संगदिली देख दंग रह गया था। रिजेक्शन की वजह? उसका बाजू छोड़कर एक कदम पीछे हटते गंभीर लहजे में इस्तफसार किया। वो जानना चाहता था आखिर क्यों रिजेक्ट कर रही है इसे। अगर शहरोज से दुश्मनी होने के बावजूद मंगनी और शादी कर सकती है तो उससे क्यों नहीं? क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ तुम में और शहरोज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तुम दोनों ही सिर्फ मेरी जायदाद के लिए मुझसे शादी कर रहे हो। शहरोज से कोई उम्मीदें नहीं रखती मैं, मगर तुमसे ना चाहते हुए भी रखने लगी हूँ। वो तकलीफ़ देगा तो सह लूँगी, मगर तुम दोगे तो टूट जाऊँगी और मैं टूटना नहीं चाहती। जोनी ने साफ गोई से रिजेक्शन की वजह बता दी। मैं शहरोज जैसा नहीं हूँ, एक बार एतबार करके तो देखो मुझ पर। आमन उसकी बात सुन फ़ौरन ही उसके करीब आया। वो एतबार नहीं कर पा रही थी जो एक नेचुरल सी बात थी। उसकी थोड़ी पकड़कर हल्की सी ऊंची की। दोनों की नज़रें फिर मिलीं। उसका लहजा माना लचकदार था मगर भरपूर उम्मीद लिए हुए था कि बस एक बार एतबार कर लो। नहीं कर सकती, वो कतई लहजे में बोली। तुम कर सकते हो मुझ पर एतबार? अगले ही पल उसने तेज़ी से सवाल किया। बिल्कुल, आंख बंद करके। एतबार था तभी तो पूरे ख़ानदान से बगैर उसकी रज़ा जाने लड़ आया था। खासा मुतमईन लहजे में जवाब दिया। वो फिर मुस्कुरा दी जैसे एतबार ना किया हो। उसकी मुस्कुराहट आमन का दिल जला रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल के टुकड़े कर रही हो। किस कदर बेएतबारी पसंदीदगी थी मगर एतबार नहीं था। ऐसा क्या करे जो इन बिलोरी आंखों में उसके लिए एतबार आ जाए। सबको पता है शादी के बाद मेरे हिस्से की जायदाद तुम अपने नाम कर लोगे और ये मेरा एतमाद व एतबार ही होगा तुम पर कि तुमसे शादी करूं और अपने हिस्से की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। लेकिन क्या तुम शादी से पहले अपने हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर सकते हो? इतना एतबार है मुझ पर? उसका दिया चैलेंज आमन को थोड़ा अजीब सा लगा। ऐसा कहाँ होता है, लेकिन अगर बात एतबार की थी तो ये भी सही। वो अपना आप दे रहा था, जायदाद का हिस्सा देना क्या बड़ी बात थी। नहीं ना, तो फिर मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मैं तुम पर एतबार कर लूँगी? जोनी उसकी खामोशी को इनकार गुमान करते तेज़ी से बोली। अगर तुम्हें एतबार आ जाएगा मेरी जायदाद का हिस्सा लेकर के मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ ना कि तुम्हारे हिस्से की जायदाद में, तो चलो ये भी सही। वो खासा लापरवाही से बोला, साथ साथ उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर अपने दिल के मकाम पर लगाए। जोनी उसके अमल पर एक दो सानियों के लिए अजीब सी कैफियत में मुब्तला हुई। इस लड़की का दिल इतनी ज़ोर से धड़का जैसे बाहर निकल आएगा। वो अपने दोनों हाथ वापस खींच रही थी मगर मुकाबिल हटाने नहीं दे रहा था।
कुछ महसूस हुआ? कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। जब भी तुम करीब आती हो इसका यही हाल होता है। धोनी महसूस कर सकती थी उसके दिल की धड़कनों को, मगर वो नहीं जानता उसके दिल की धड़कनों का हाल भी कुछ ज़्यादा जुदा ना था। आमन की बात सुन उसका खूबसूरत चेहरा मारे शर्मिंदगी के मुकम्मल सुर्ख पड़ गया था। वो फ़ौरन नज़र झुका गई, चाह कर भी खुद को ब्लश करने से नहीं रोक पा रही थी। इसे महसूस हुआ जैसे उसके गाल जल रहे हों। आमन उसकी अदा पर एक लम्हे के लिए शॉक्ड हुआ, फिर अगले ही पल खासा महज़ूज़ होकर मुस्कुराने लगा। शायद वो लड़की नहीं जानती कितनी खूबसूरत लग रही थी वो यूं शर्माते हुए। काले बिल्ले कौन सी रोमांटिक मूवी में देख कर आ रहे हो ये सीन? आमन जैसा बेरुखा व खड़ूस इस कदर रोमानवी हरकत करेगा इसे अंदाज़ा नहीं था। वो पूछे बगैर रह ना सकी, किसी मूवी में नहीं देखा, मैं वाकई तुम्हें अपने दिल की धड़कन चेक करा रहा था, ताकि मुझ पर ना सही इन धड़कनों पर ही एतबार कर लो। खासा मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा अब हाथ छोड़ो मेरे और निकलो कमरे से, अम्मी उठी तो मुझसे सवाल करेंगी। वो अपने हाथ तेजी से छुड़ाने लगी थी। इस बार उसकी हालत पर रहम खाते आमन ने भी आहिस्तगी से उसके हाथ छोड़ दिए। हाँ जी, तो आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त 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 एपिसोड लगी। तो आप लोग